Hi guys, welcome to this particular session. So the agenda for this session would be to discuss the application of theory of consumer choice. So there are three applications. Let's start talking about them one by one. So the first application is application number one, which is, do all the demand curves are sloping downwards? Do all demand curves slope downward? So this is the first question that we will be answering. Okay. So the main applications would be based on income effect, substitution effect, and we've talked about what happens when price changes, what happens when income changes. वो सब analysis हम लोग use करेंगे. ठीक है. So usually हमने क्या देखा है कि जब भी price किसी गुड का बढ़ता है तो उस गुड की डिमांड हो जाती है. तो टिपिकली जो डिमांड कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, जो हमने पिछले अपने एनालिसिस में भी देखा. तो इस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन प्राइस गोज अप एंड डिमांड गोज डाउन, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है. सो लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग ना हो, अपवर्ड स्लोपिंग हो. वो कैसी सिचुएशंस में होता है? वी वांट टू सी दैट. ठीक है. सो डिमांड कर्व कैन स्लोप अपवर्ड्स समटाइम्स. अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होगा कि प्राइस गुड का बढ़ रहा है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है. ठीक है. तो ऐसे गुड जिनके लिए डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है उनको हम लोग गिफिन गुड्स बोलते हैं. वी कॉल देम गिफिन गुड्स. ठीक है. एंड द गुड्स जिनके लिए डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उनको हम लोग ऑर्डिनरी गुड्स बोलते हैं. ठीक है. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो गुड्स हैं. एक गुड है पोटैटो और एक गुड है मीट. ओके. एंड मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस. प्राइस ऑफ पोटैटो इज राइजिंग. ठीक है. तो प्राइस ऑफ पोटैटो अगर राइज कर रहा है तो हमारी बजट लाइन को क्या होगा? इट विल इट विल मूव इनवर्ड्स. जैसे अगर प्राइस ऑफ पेप्सी वाज फॉलिंग तो बजट लाइन वाज मूविंग आउटवर्ड्स, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो इज गुड एक्स एंड लेट्स से मीट इज गुड वाई. अगर ऐसी सिचुएशन है, या फिर लेट्स से दिस इज गुड एक्स, this is good x, and let's say this is good y. Suppose this is the situation. So what is going to happen? Px into x plus py into y is equals to m, right? ये सिचुएशन है. तो मान लो हमारी बजट लाइन कुछ इस तरीके से बनती है. हमारी बजट लाइन इस तरीके से बनती, जहां पे अगर वाई वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? m बाय पी एक्स. एक्स क्या है? मीट. वाई क्या है? पोटेटो. ठीक है. एंड हमने क्या बोला? प्राइस ऑफ पोटेटो इज राइजिंग, तो मतलब पी वाई बढ़ रहा है. ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होता? एम डिवाइडेड बाय पी वाई. ठीक है. तो अगर प्राइस ऑफ पोटेटो राइज कर रहा है तो नई जो बजट लाइन है पी वाई गोज अप, पी वाई की वैल्यू बढ़ती है तो एम बाय पी वाई की वैल्यू छोटी हो जाएगी. सो जो नया वैल्यू आएगा, नई बजट लाइन जो आएगी वो यहाँ पे होगी इस तरीके से. इट विल मूव इनवर्ड्स. ठीक है. सो दिस वाज योर ओरिजिनल बजट लाइन, दिस इज योर न्यू बजट लाइन. इट विल मूव इनवर्ड्स. तो जो आपकी परचेजिंग पावर है, जो पॉसिबल बंडल्स आप परचेज कर सकते हो, वो कम हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज द सिचुएशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने क्या बोला कि अगर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि डिमांड कर्व लेट्स से इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, तो इसका मतलब क्या होगा? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी. वो कैसी सिचुएशन में होगा? वो इस सिचुएशन में हो पाएगा कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कुछ इस तरीके का है, एंड यहाँ पे
लेट्स से हमारा इंडिफरेंस कर्व इज समथिंग लाइक दिस. लेट मी फ्रेम इट प्रॉपरली. लेट्स से यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का है, एंड यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके का है. ठीक है. अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, अगर हमारे इंडिफरेंस कर्व इस तरीके के हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पहले जितना मीट कंज्यूम कर रहे थे वो ये था, और जितना पोटेटो कंज्यूम कर रहे थे वो था. अब प्राइस राइज करने के बाद क्या हो रहा है, मीट कंजम्पशन कम हो रहा है, लेकिन पोटेटो कंजम्पशन बढ़ रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेटो कंजम्पशन बढ़ रहा है. ठीक है. तो इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा कि प्राइस बढ़ा, पहले मान लो पी वाई था, उसके बाद मान लो पी वाई प्राइम बना, तो डिमांड इतनी थी, अब डिमांड बढ़ गई, तो वी हैव अ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. क्वांटिटी ऑफ पोटेटो, इस तरीके का अपवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व बन रहा है. लेकिन ये सिचुएशन होने के लिए आपको कैसी कंडीशंस चाहिए उसके बारे में देखते हैं. तो देखो, अब इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का यूज करके एनालाइज करेंगे. सो व्हाट इज द सिचुएशन, देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पोटैटो. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एस ई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो क्या बोलता है कि भाई पोटैटो महंगा हो गया है, मीट सस्ता हो गया है, सो आपको पोटैटो कम कंज्यूम करना चाहिए, मीट ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए. बाय लेस पोटैटो एंड मोर मीट. ओके. एंड जो ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं गिफिन गुड्स का, जिनका डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, सो हर गिफिन गुड ना एक इंफीरियर गुड होता है. एवरी गिफिन गुड इज एन इंफीरियर गुड. गिफिन गुड्स आर गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, सो दे आर डेफिनेटली इंफीरियर गुड. मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड को क्या होगा, इट विल फॉल डाउन. इंफीरियर गुड की डेफिनेशन तो वही देखी थी हमने, राइट. तो अकॉर्डिंग टू इनकम इफेक्ट व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इफेक्टिवली योर परचेजिंग पावर विल गो डाउन, बिकॉज अब प्राइस ऑफ पोटेटो बढ़ गया है, तो इफेक्टिवली आप कम परचेजिंग पावर हो जाती है. तो जो इंफीरियर गुड है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो डिमांड को क्या होना चाहिए, डिमांड कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. बिकॉज इट्स एन इंफीरियर गुड, डिमांड ज्यादा होनी चाहिए. अगर वो नॉर्मल गुड होता तो डिमांड कम होती. तो नाउ अकॉर्डिंग टू इनकम इफेक्ट यू शुड बाय मोर पोटेटोज. ठीक है. एंड बिकॉज इनकम इफेक्टिवली कम हो रही है, और मीट को अगर हम लोग नॉर्मल गुड मान रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यू शुड बाय लेस मीट. बाय लेस मीट. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल रहा है कि यू शुड बाय लेस पोटैटो. इनकम इफेक्ट बोल रहा है यू शुड बाय मोर पोटैटो. तो आप किस केस में पोटैटो ज्यादा बाय करोगे, जब इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डोमिनेट कर लेगा, राइट. सो इफ इनकम इफेक्ट is stronger than the substitution effect, तो आप क्या करोगे, सो you will buy more potatoes. You will buy more potatoes when your price of potato has increased. When price of potato has increased, right? Price of potato has increased. तो प्राइस ऑफ पोटेटो इंक्रीज हो गया और डिमांड ऑफ पोटेटो भी इंक्रीज हो गई, तो कैसा डिमांड कर्व होगा, अपवर्ड स्लोपिंग. तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के लिए हमने क्या देखा,
कि एक ऐसा इंफीरियर गुड जहां पे इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, उस केस में डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो उसी केस में जो गुड है वो गिफिन गुड होगा। सो गिफिन गुड क्या होते हैं? गिफिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, दे आर द गुड्स, दे आर इंफीरियर गुड्स। पहली बात तो वो इंफीरियर गुड्स होंगे वेयर विथ stronger income effect, with stronger income effect। stronger income effect का मतलब क्या होगा कि income effect dominates the substitution effect, right? So what will they have? They will have an upward sloping demand curve. So they have an upward sloping demand curve। तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कब होता है? जब गुड कैसे हो? गिफिन गुड। और गिफिन गुड क्या होते हैं? ऐसे इंफीरियर गुड्स जहां पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो you can have a situation wherein the demand curve is upward sloping। ठीक है, so we have analyzed it using the substitution effect and income effect। ठीक है, so this is a case of Giffen good। अब एक चीज ये समझने की है कि हर इंफीरियर गुड गिफिन गुड नहीं होता। अगर ये इंफीरियर गुड होता लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट को डोमिनेट कर लेता, तो भी हम क्या करते? वी वुड हैव बॉट लेस पोटैटो व्हेन द प्राइस हैज इंक्रीज। सो उस केस में भी डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता। So only in the case of the inferior goods where income effect is dominating substitution effect, only those particular type of goods are called Giffen goods। ठीक है, and only in those situations your demand curve will be upward sloping। All right, so this is our first application wherein we have analyzed कि हाँ ऐसे situations हो सकती हैं जहां पे demand curve upward sloping हो। ठीक है, चलो, the next application that we have is application number 2। and what happens here? तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब इंसान के लिए जो काम करते हैं तो वेजेस चेंज होती हैं। वेजेस चेंज होने से लेबर सप्लाई पे क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन वेजेस चेंजेस? क्या वेज बढ़ने से जो सैलरी मिल रही है या जो आवरली बेसिस पे पैसा मिल रहा है वो बढ़ता है? तो क्या लोग ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं या वो कम काम करना शुरू कर देते हैं? इस चीज को एनालाइज करना चाहते हैं हम। हाउ डू हाउ डू वेजेस affect लेबर सप्लाई? सो वेजेस बढ़ने से या कम होने से कैसे चेंज होता है कि लोग कितने घंटे काम करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन एट हैंड। हाउ डू वेजेस अफेक्ट लेबर सप्लाई? ओके, सो लेट्स सी। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हम लोग जो थियरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस है उसके सेटअप में फिट करके इस चीज को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे? लेट्स सी। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, लोगों को कंजम्पशन करना पसंद है। पीपल लाइक दिस, चीजें खरीदना पसंद है, राइट? एंड लोगों को लेजर भी पसंद है। लेजर मतलब अपना फ्री टाइम जिसमें वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एक तरीके से फ्री टाइम कह सकते हो इसको, हॉबीज कह सकते हो, जो हॉबीज के लिए टाइम होता है। मतलब बेसिकली ऑल द टाइम अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे डू व्हेन दे आर गोइंग फॉर वर्क। ठीक है, तो लोगों को कंजम्पशन करना भी पसंद है और लोगों को लेजर भी पसंद है। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड करना। तो अब इनमें ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ ये है कि आपके पास जितना भी टाइम है, लेट्स से मान लेते हैं कि आपके पास 100 घंटे हैं एक हफ्ते में जो आप रीजनेबली अवेलेबल है।
तो अब या तो आप काम पे जाओगे या फिर आप फ्री टाइम अपना एंजॉय करोगे। अगर आप काम पे जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और वो पैसे मिलेंगे तो आप कंजम्पशन कर पाओगे। ये लॉजिक है, ठीक है। तो देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कंजम्पशन एंड लेजर। अगर आप बहुत ज्यादा लेजर एंजॉय करोगे तो हो सकता है आप उतनी इनकम ना कमा पाओ, तो कंजम्पशन हैम्पर हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कंजम्पशन करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए लेजर टाइम भी कम हो रहा है आपको। तो दैट इज वाई देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कंजम्पशन एंड लेजर। ठीक है, इन दोनों चीजों के बीच में देर इज अ ट्रेड ऑफ। ओके, सो लेट्स से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हफ्ते में 100 घंटे हैं जो आपको एलोकेट करने हैं, 100 आवर्स बिटवीन वर्क एंड लेजर। ठीक है, और 1 घंटा मान लो काम करते हो तो 50 रुपीज मिलते हैं। अगर आप 1 घंटा काम करो तो आपको 50 रुपए मिलते हैं। ठीक है, एंड लेट से सी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्क को एल से रिप्रेजेंट करेंगे लेबर, लेजर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कि जो नंबर ऑफ आवर्स आप इंजॉयमेंट के लिए यूज करोगे उसको आर, वर्क के लिए यूज करोगे उसको एल, लेबर। सी का क्या मतलब है यहाँ पे, कंजम्पशन इन रुपीज, कि आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो, कंजम्पशन इन रुपीज। ठीक है, तो देखो मैं जितना भी कंजम्पशन करूंगी वो कहाँ से आएगा, वो मैं अगर एल घंटे काम कर रही हूँ तो मेरे को 50 × L में ये मेरी इनकम होगी, और वो इनकम मैं खर्च कर सकती हूँ। ये मेरा कंजम्पशन हो गया, ये मेरी इनकम हो गई, राइट। यही हो सकता है ना, कि आप जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे की आपको वेज मिल जाएगी, 50 × L, एंड वो जो पैसा है वो आप कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं, और एल प्लस आर कितना है, 100, एल प्लस आर की वैल्यू कितनी, 100। तो ये जो सी है ये कितना हो जाएगा, 50। मैं एल की जगह पे अगर 100 माइनस आर लिखूं तो क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू 5000 प्लस, सॉरी माइनस 50 आर। तो ये जो इक्वेशन है सी प्लस 50 आर इज इक्वल्स टू 5000। ये बिल्कुल वैसी ही कंस्ट्रेंट आ गई, ये ऐसी ही बजट कंस्ट्रेंट आ गई जो आपने नॉर्मली देखी है। ठीक है, अच्छा। और आप ये हमने आर आर और सी के टर्म्स में क्यों किया, क्योंकि आपको ज्यादा कंजम्पशन भी पसंद है और आपको ज्यादा लेजर टाइम भी पसंद है। ये दोनों के टर्म्स में इसलिए चीजें की हैं ताकि आप एक इंडिफरेंस कर्व बना सको। ठीक है, सो शी लाइक्स टू हैव मोर कंजम्पशन, मोर कंजम्पशन एंड मोर लेजर टाइम। लेजर टाइम भी ज्यादा चाहिए और ज्यादा कंजम्पशन भी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इसको एज अ बजट कंस्ट्रेंट अगर आप रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचते हो तो व्हाट विल हैपन, तो वील हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी कि अगर मेरी बजट लाइन ये है और यहाँ पे हम लोग लेजर यूज कर रहे हैं आर, ठीक है, और यहाँ पे कंजम्पशन है, तो क्या होगा, ये लेजर, ये जो हमारी इक्वेशन थी कितनी थी, सी प्लस 50 आर इज इक्वल्स टू 5000, राइट। तो अगर सी की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 100। और अगर आर की वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 5000, राइट। और इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, बजट लाइन, राइट। और आपके इंडिफरेंस कर्व्स कैसे होंगे, इसी तरीके के, क्योंकि आपको दोनों चीजें पसंद है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो आपका ऑप्टिमल क्या होगा, लेट्स से दिस इज IC1, दिस इज IC2, दिस इज IC3। ये हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, जितना ज्यादा कंजम्पशन और लेजर करोगे उतने ज्यादा आप खुश हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम पॉइंट।
दिस इज आवर ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या, तो ये हमारा, हमने क्या किया, ये सेटअप वही कर दिया जो हम लोग थियरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस में यूज करते हैं, ठीक है। सो वी कन्वर्टेड दिस इंटायर प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। अब हमारा गोल ये है कि जब वेज चेंज होती है तो इंसान ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा, इस चीज को एनालाइज करना। सो वी वांट टू से, लेट्स से पहले वेज 50 थी, नाउ सपोज वेज चेंजेस फ्रॉम 50 to 60। अब वेज बढ़ गई, तो अब जब वेज बढ़ जाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वेज बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक तरीके से जो कंजम्पशन है वो चीपर हो गया, रिलेटिवली। पहले कुछ भी कंजम्पशन करते थे, उसके लिए 1 घंटा काम करते थे तो 50 रुपए मिलते थे। अब 1 घंटा काम करके 60 रुपए मिल रहे हैं, राइट। तो लेजर जो है, लेजर मतलब आप कितना टाइम फ्री में स्पेंड कर रहे हो। अगर आपने फ्री में 1 घंटा स्पेंड किया तो आप कितने पैसे लूज कर रहे हो, 60। पहले कितने पैसे लूज कर रहे थे, 50, क्योंकि वो 1 घंटा जो इंजॉय कर रहे थे उसकी जगह काम करने जा सकते थे। सो लेजर एक्सपेंसिव हो गया और कंजम्पशन का तो वही प्राइस है, 1। तो कंजम्पशन रिलेटिवली चीप हो गया, रिलेटिवली, एंड लेजर बिकम एक्सपेंसिव, लेजर बिकम एक्सपेंसिव since every hour of leisure that you're enjoying you are losing more money now, ठीक है। सो अब हम लोग इसी सिचुएशन को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि क्या होगा। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि भाई लेजर ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है तो लेजर कम करो, और कंजम्पशन चीप हो गया तो कंजम्पशन ज्यादा करो, राइट। सो मोर कंजम्पशन because consumption is becoming cheaper and leisure is becoming expensive, so more leisure. Sorry, not more leisure, less leisure. लेजर लेस करो। अगर लेजर पे कम वक्त बिताओगे तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा काम करो, मोर वर्क, बिकॉज आपको 100 घंटे एलोकेट तो करना ही है। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है। अब इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि देखो, अब आपके पास इफेक्टिवली सेम सेम अमाउंट ऑफ टाइम अगर काम करते हो तो अब इफेक्टिवली ज्यादा इनकम मिलती है, तो आपकी इफेक्टिवली इनकम बढ़ रही है। सो मोर मनी, राइट, मोर इनकम। एंड कंजम्पशन और लेजर अगर बोथ नॉर्मल गुड्स हैं, इफ कंजम्पशन एंड लेजर अगर दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं तो क्या होगा कि अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी ज्यादा करो एंड लेजर भी ज्यादा करो, राइट। सो मोर कंजम्पशन एंड लेस, मोर मोर लेजर, बिकॉज दोनों नॉर्मल गुड हैं अगर, एंड टिपिकली है नॉर्मल गुड, मोर लेजर। और मोर लेजर का मतलब इफेक्टिवली लेस वर्क, ज्यादा फ्री टाइम एंजॉय करोगे तो काम करने के लिए वक्त कम बचेगा, राइट। तो इनकम इफेक्ट बोल रहा है कि कम काम करो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल रहा है कि ज्यादा काम करो, राइट। अब अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि आप ज्यादा काम करोगे या कम काम करोगे, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। सो इफ income effect dominates substitution effect, so you will work less, and अगर वेज बढ़ रही है और आप लेबर कम सप्लाई कर रहे हो तो लेबर सप्लाई कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेबर सप्लाई कर्व कैसे बनाएंगे कि इधर होगा कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो और इधर क्या होगा, वेज।
तो यहाँ पे 50 से 60 हुई वेज, और आपने पहले जो लेबर कर रहे थे, अब लेबर कम कर दिया, तो अब आप लेबर कम कर दोगे तो लेबर सप्लाई डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो वर्क लेस एंड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई, राइट। अब दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स इनकम इफेक्ट। तो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करा इनकम इफेक्ट को, तो क्या होगा? शी विल वर्क मोर, शी विल हैव लेस लेजर, वर्क मोर, सो शी विल वर्क मोर, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेजेस, तो आपकी वेजेस बढ़ रही हैं और आप अपना जो काम कर रहे हो वो भी बढ़ा रहे हो। पहले 50 से अब 60 हुई, तो पहले इतना काम कर रहे थे, अब शायद ज्यादा काम कर रहे हो, तो लेबर सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। ये लेबर का क्वांटिटी है, ये वेज है। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा? वी विल हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है। तो वी विल हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स इनकम इफेक्ट। ओके, अब इसको अगर आप डायग्रामेटिकली एनालाइज करना चाहते हो, सो वील हैव दिस डायग्राम wherein these two different cases are analyzed। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आपका पहले जो बजट लाइन था वो ये था, फिर क्या हुआ? वेजेस वेंट अप, सॉरी, पहले बजट लाइन ये था, वेजेस वेंट अप, तो योर बजट लाइन बिकेम दिस, ठीक है। तो पहले जो आपका ऑप्टिमल पॉइंट था ये था, अब ऑप्टिमल पॉइंट ये हो गया है। तो ओवरऑल आपके पहले जो लेजर एंजॉय कर रहे थे वो ज्यादा था, अब लेजर एंजॉय कर रहे हो वो कम है, तो आवर्स ऑफ लेजर कम हो रहा है। आवर ऑफ लेजर कम होना मतलब क्या है? वर्किंग आवर बढ़ना। तो जब वेज बढ़ रही है तो आपके वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, तो इट्स अ अपवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व। तो अपवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व हमने कौन सी सिचुएशन में देखा था? कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स इनकम इफेक्ट। तो इन दिस सिचुएशन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, ये इसको डोमिनेट कर रहा है। एंड सिमिलर सिचुएशन में अगर आप इस चीज को एनालाइज करो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट था स्टार्टिंग में, फिर नई बजट लाइन आने के बाद ऑप्टिमल पॉइंट ये हो गया, तो आपका आवर ऑफ लेजर बढ़ गया। आवर ऑफ लेजर बढ़ गया तो मतलब जो लेबर सप्लाई के लिए वक्त बिता रहे हो वो कम हो गया, तो वेज बढ़ी और लेबर सप्लाई का टाइम आपने कम कर दिया, तो इट विल हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये उसको डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई एज वेल। सो लेबर सप्लाई इन ऑल ओवरऑल इम्पैक्ट क्या देखा हमने? लेबर सप्लाई जब वेट चेंज होती है तो लेबर सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट आपके लिए डोमिनेट कर रहा है। सो लेबर सप्लाई कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग or it can be downward sloping as well, दोनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन विच इफेक्ट डोमिनेट्स व्हाट, ठीक है। सो दिस इज आवर एनालिसिस ऑफ हाउ वी कैन अप्लाई द थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस इन द वेज डिसीजंस। अगर वेज बढ़ती है तो आप ओवरऑल लेबर सप्लाई को बढ़ाते हो या कम करते हो, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2। Finally, we have a third application. The name goes like this. Application number 3. So what is the third application? Key, how do interest rate
इंटरेस्ट रेट अफेक्ट हाउसहोल्ड सेविंग्स, हाउसहोल्ड सेविंग्स। मतलब क्वेश्चन क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं मार्केट में तो क्या लोग सेविंग बढ़ाते हैं या कम करते हैं, राइट। सो लोगों की सेविंग बिहेवियर इंटरेस्ट रेट पे कैसे डिपेंड करती है, दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। सो इस एप्लीकेशन को भी हम लोग थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस का यूज करके एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ विल वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर केस इन द थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस, वहां पे कैसे अप्लाई करेंगे। सो देखते हैं। तो देखो, अब इंसान जो है ना, इंसान के पास बहुत सारे डिसीजंस होते हैं कि वो आज कितना, जैसे मान लो इंसान को इनकम मिल रही है आज, तो वो ऐसा नहीं है ना कि सारी इनकम आज ही खत्म कर देगा। वो कुछ कंज्यूम करता है, कुछ पैसे सेव करके रखता है, क्योंकि कल भी उसको हो सकता है वो चीजें यूज में आए, ठीक है। तो इसी चीज को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक इंसान है, पर्सन ए, वो 2 पीरियड्स की बात कर रहा है, 2 पीरियड्स की बात हो रही है, 2 जिंदगी के उसके पीरियड्स हैं। एक ऐसा पीरियड है जहां पे वो यंग है, इंसान जवान है और वो काम भी कर रहा है। और एक ऐसा पीरियड है जहां पे वो ओल्ड है एंड वो रिटायर्ड है। तो रिटायर्ड वुड मीन दैट ही इज नॉट वर्किंग, तो उसके पास कोई इनकम नहीं है, ठीक है। तो यंग है और वर्किंग है तो इसके पास कोई इनकम है, ठीक है। चलो, तो अब क्या हो रहा है। अब मान लो इसको, इसने जितने पैसे कमाए वो लेट से 1 लाख रुपीज, सो ही अर्न्स रुपीज 1 लाख, लेट से, ठीक है। तो अब ये जो पैसे है या तो थोड़े बहुत कंज्यूम करेगा या फिर वो सेव करेगा, पैसे बचाएगा। और ये जो पैसे बचाएगा इसको ये बैंक में डाल देगा और उस पे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो जब अपनी ओल्ड एज हो जाएगी और जब वो रिटायर हो जाएगा, जब उसके पास कोई इनकम नहीं होगी, तब वो यूज करेगा। सो सेविंग्स विल बी यूज्ड व्हेन ही रिटायर्स, एंड सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ही विल गिव ही विल गेट इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है। तो यंग एज में जो वो कंजम्पशन करता है उसको CY बोल देते हैं, और ओल्ड एज में जो वो कंजम्पशन करेगा उसको CO बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। लेट्स से आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ठीक है। तो अब ये देखो, 2 चीजें हैं। कंजम्पशन, व्हेन वो कितना कंजम्पशन कर रहा है, व्हेन ही इज यंग, उसको हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग CY से रिप्रेजेंट करेंगे। कंजम्पशन वो कितना कर रहा है व्हेन ही इज ओल्ड, उसको हम लोग CO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो जब ओल्ड होगा तो वो कितना कंजम्पशन कर पाएगा, उसके पास ओल्ड एज में कोई इनकम तो है नहीं। तो क्या होगा, यंग एज में उसने 1 लाख रुपए में से जितना कंजम्पशन कर लिया, जितना कंजम्पशन कर लिया वो कितना होगा, CY कंजम्पशन कर लिया। तो 1 लाख में से CY सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये क्या पता चल जाएगा कि इतना इंसान ने सेव किया है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट ही इज डन। और सेविंग पे उसको इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, तो उसको हम लोग 1+R से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा कि फ्यूचर में उसके पास कितना पैसा होगा, फ्यूचर में उसके पास जितना पैसा होगा वो सारा कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता है, राइट। सो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। तो हम लोग इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि CO इज इक्वल्स टू, और ये R की वैल्यू हमने 10% लिखी हुई है तो 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा C0 + 1.1 CY इज इक्वल्स टू 1100000। तो ये क्या हो गई, ये एक तरीके से आपकी बजट लाइन हो गई, राइट। ये आपकी बजट लाइन हो गई कि दिस इज कंजम्पशन व्हेन यंग, दिस इज कंजम्पशन व्हेन ओल्ड। अब इस बजट लाइन को अगर आपको प्लॉट करना है
तो जब सी वाई की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो सी नॉट कितना आएगा? 110, 000। और जब सी जीरो की सी ओ की वैल्यू जीरो रखोगे तो सी वाई कितना आएगा? 1 लाख। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपकी बजट लाइन आ जाएगी, राइट? इस बजट लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा दिस 1.1 डिवाइडेड बाय 1 नेगेटिव, राइट? ये स्लोप हो जाएगा। सो जो एक्स एक्सिस पे गुड होता है उसके आगे जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय जो वाई एक्सिस के आगे है वो, ये उसकी स्लोप हो जाती है, ठीक है? सो अब हम लोग मान लो, तो ये हमने क्या बोला कि ये हमारी बजट लाइन हो गई। और फिर हमें क्या है? हमें ओल्ड एज में भी ज्यादा कंजम्पशन चाहिए, हमें यंग एज में भी ज्यादा कंजम्पशन चाहिए। तो वो दोनों गुड्स हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे इंडिफरेंस कर्व कैसे हो जाएंगे? समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो हमारा ऑप्टिमल कहाँ होगा? जहां पे ये इस तरीके से टेंजेंसी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आप इतना यंग एज में कंज्यूम करना चाहते हो और इतना आप ओल्ड एज में कंजम्पशन करना चाहते हो। ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम, राइट? अब मान लो हम लोगों के पास क्वेश्चन था कि सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स जो है उनको क्या होता है इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो पहले इंटरेस्ट रेट हमने क्या बोला कि 10% है। अब मान लो हम लोग एनालाइज करते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो लोगों की सेविंग बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है? तो लेट्स सी दैट। सो नाउ लेट्स से आर जो है पहले 10% था, अब वो 20% हो गया है। तो अगर आर 20% हो गया है तो क्या चेंज आएगा यहाँ पे? यहाँ पे 1.1 की जगह 1.2 आ जाएगा, राइट? तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन व्हाट विल हैपन हियर? ये यहाँ पे पूरा ही 1.2 आ जाएगा। तो ये जो 1,10,000 है इसकी जगह 1,20,000 हो जाएगा। तो एक तरीके से जो आपकी बजट लाइन है ना वो ऐसे मूव करेगी, इट विल मूव आउटवर्ड्स बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, राइट? तो जब इंटरेस्ट रेट 10%, सॉरी, जब इंटरेस्ट रेट 10% की जगह जगह 20% हो जाएगा तो आपकी जो नई बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी? ये सी नॉट इज इक्वल्स टू 1.2, 1 लाख माइनस सी वाई। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ये बनेगी, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ये नंबर, ये तो 1 लाख ही रहेगा, ये नंबर इस तरीके से चेंज हो जाएगा, राइट? और आपकी जो स्लोप है वो -1.1 की बजाय अब -1.2 हो जाएगी। सो बजट लाइन इज बिकमिंग स्टीपर एंड इट इज मूविंग आउटवर्ड्स एज वेल, ठीक है? सो लेट्स सी। सो क्या बोल रहे हैं हम? बजट लाइन मूव्स आउटवर्ड एंड becomes steeper, becomes steeper also, steeper मतलब स्लोप ज्यादा होना, ओके? तो लेट्स सी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या रिजल्ट हमें दे रहे हैं कि फाइनली क्या होगा, ओके? तो लेट्स सी। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा उसके पहले ये देख लेते हैं कि प्राइसेस को क्या हो रहा है। सो जैसे ही आर बढ़ता है तो द कंजम्पशन व्हेन ओल्ड, वो रिलेटिवली चीपर हो रहा है या एक्सपेंसिव हो रहा है, ठीक है? ये सोचना है। तो देखो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप करंट पीरियड में, टुडे व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग मोर टुडे, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिव अप कर रहे हो, जो आप सेव करते तो आपको मिल जाता, राइट? सो कंजम्पशन व्हेन यंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट छोड़ के ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिव अप कर रहे हो ना, तो महंगा हो गया आज के दिन कंजम्पशन। और फ्यूचर के टाइम पे कंजम्पशन सस्ता हो गया रिलेटिवली। So consumption when old becomes becomes less costly
relative to consumption when young. इसको आप बजट लाइन से भी देख सकते हो कि आपकी जो स्लोप है वो स्टीप हो गई है, राइट? पहले सो कंजम्पशन व्हेन यंग का प्राइस बढ़ गया है, 1.2 हो गया एक तरीके से, और ये 1 है। तो रिलेटिवली कंजम्पशन व्हेन यंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, कंजम्पशन व्हेन ओल्ड इज बिकमिंग चीपर, राइट? तो जो इनके कोएफिशिएंट है आप उसके हिसाब से भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है? तो अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है, कंजम्पशन व्हेन ओल्ड इज बिकमिंग रिलेटिवली चीपर, कंजम्पशन व्हेन यंग इज बिकमिंग रिलेटिवली एक्सपेंसिव। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से क्या करोगे, consume more when you are old because it is becoming relatively cheaper. Consume more when old and consume less when you are young, right? And if you are consuming less today, आज 1 लाख रुपए थे टोटल, आज कम कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब सेविंग बढ़ रही है, राइट? सो सेविंग्स इंक्रीजेस, राइट? तो ये तो बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? इनकम इफेक्ट बोल रहा है कि देखो, अगर सेविंग रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो एक तरीके से क्या सिचुएशन है कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा सेव करोगे उस पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो ज्यादा है, तो इफेक्टिवली इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। योर परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग बिकॉज योर बजट लाइन इज ऑल्सो मूविंग आउटवर्ड्स, राइट? सो इट इज लाइक, it is like your purchasing power, it is like purchasing power, power increases, purchasing power बढ़ रही है, ठीक है? तो परचेजिंग पावर बढ़ रही है और दोनों गुड्स अगर नॉर्मल है तो क्या होगा? ये हमारी जनरल अजम्पशन रहती है कि गुड्स टिपिकली नॉर्मल होते हैं, ठीक है? एंड बट वो हम लोग मेंशन करना जरूरी है बिकॉज उसी हिसाब से हम लोग बिहेवियर बता रहे हैं। एंड इफ कंजम्पशन इन बोथ पीरियड्स आर नॉर्मल गुड्स, सो अगर आपकी इनकम इफेक्टिवली बढ़ रही है तो आप क्या करो, कंज्यूम मोर व्हेन यू आर ओल्ड एंड कंज्यूम मोर व्हेन यू आर यंग। कंज्यूम मोर व्हेन ओल्ड एंड ऑल्सो कंज्यूम मोर व्हेन यंग। एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर व्हेन यू आर यंग, तो आप 1 लाख रुपए थे आपके पास, अब उसमें से अगर आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो एक तरीके से आपकी सेविंग्स कम हो रही है, राइट? सेविंग्स डिक्रीज। तो अब ओवरऑल सेविंग को क्या होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल रहा है कि सेविंग बढ़ेंगी और इनकम इफेक्ट बोल रहा है कि सेविंग कम होगी, तो क्या होगा अल्टीमेटली, वो इन दोनों के रिजल्टेंट इफेक्ट पे पता चलेगा कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। सो इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स इनकम इफेक्ट तो क्या होगा, सेविंग्स इंक्रीज। And if income effect dominates substitution effect तो क्या होगा, savings decrease, right? savings decreases। अब इस चीज को डायग्रामेटिकली कैसे देखना है, तो वो हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम लोग देख के यही पूरी चीज एनालाइज कर सकते हैं। सो व्हाट इज दिस डायग्राम? अब ये दो सिचुएशंस को एनालाइज किया हुआ है, लेट्स सी व्हाट दीज आर। सो देखो, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो ये हमारी इनिशियल बजट लाइन थी,
ये हमारी इनिशियल बजट लाइन थी और हमारा ये ऑप्टिमल पॉइंट था। फिर हमारी फाइनली ये बजट लाइन हो गई, तो मान लो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट ये होगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन व्हेन ओल्ड इज ग्रोइंग एंड कंजम्पशन व्हेन यंग इज फॉलिंग डाउन। तो कंजम्पशन व्हेन यंग अगर फॉल डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब जो 1 लाख रुपए थे उसमें से आप सेविंग्स बढ़ा रहे हो। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो सेविंग भी बढ़ गई, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है। एंड सिमिलरली पहले हमारी बजट लाइन ये थी, हमारा ऑप्टिमल पॉइंट ये था। फिर हमारी बजट लाइन ये हो गई, हमारा ऑप्टिमल पॉइंट ये हो गया। तो अब इफेक्टिवली क्या हो रहा है, कंजम्पशन व्हेन यंग इज ग्रोइंग, कंजम्पशन व्हेन ओल्ड इज ग्रोइंग, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन योर कंजम्पशन व्हेन यंग इज ग्रोइंग, तो 1 लाख रुपए में से कंजम्पशन बढ़ा दिया तो सेविंग्स कम हो गई। तो हायर इंटरेस्ट रेट कैन ऑल्सो लीड टू लोअर सेविंग रेट, हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से लोअर सेविंग रेट। तो पहले केस में क्या था, सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज डोमिनेटिंग इनकम इफेक्ट इन दिस सिचुएशन, एंड यहाँ पे इनकम इफेक्ट इज डोमिनेटिंग सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। तो इफेक्टिवली ओवरऑल हमारा एनालिसिस क्या बोलता है कि एन इंक्रीज इन सेविंग रेट्स एन सॉरी एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, नॉट सेविंग रेट। इंटरेस्ट रेट कुड आइदर इनकरेज, या तो हो सकता है वो इनकरेज करे सेविंग को, कुड आइदर एनकरेज सेविंग्स, और इट कुड ऑल्सो डिस्करेज सेविंग, और डिस्करेज सेविंग्स। ओके। सो ये तीन हमारे अलग अलग एप्लीकेशंस थे। तो हमने पहले तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, वो एनालाइज किया। हमने वेज रेट का और लेबर सप्लाई का क्या कनेक्शन है वो देख लिया, और हमने इंटरेस्ट रेट और सेविंग्स का क्या इम्पैक्ट है वो भी देख लिया यूजिंग द थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। सो दीज वर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। सो ये एप्लीकेशंस आपको करनी है, एंड विद दैट वी आर डन विद द इंटायर चैप्टर 21। So for those of you who have their exam on 6th, all the very best. And there are some students who have their exam on 8th also. So all the very best to you. I hope this was helpful. Thank you so much.